हेलो बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे एलएक्यू और एसएक्यूज आते हैं एग्जाम में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। जो फैट है, फैट ऑक्सीडेशन से लगभग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी फैट के ऑक्सीडेशन से हमको मिलती है, ये सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमको मिलती है। फैट जो होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है ना। फैट जो है ये नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होने के कारण क्या होता है, यहाँ इंटरसेलुलर फैट ड्रॉपलेट के रूप में ये टिश्यूज में स्टोर होते रहते हैं। किंतु प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ में ऐसा नहीं होता है, ये पोलर होते हैं और हाईली हाइड्रेटेड रहते हैं। इसलिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं रहते हैं, स्टोर फैट का होता है। और फैट का स्टोर कहाँ होता है ये भी आप लोगों को पता है। फैट का स्टोर जो है वो एडिपोज टिश्यू में होता है। और एडिपोज टिश्यू कौन कौन से? 2 प्रकार के होते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू, है ना। व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो फैट डिपॉट्स रहते हैं, जहां पर फैट स्टोर रहता है, ये फैट स्टोर केवल व्हाइट एडिपोज टिश्यू से ही बनते हैं। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? न्यूबॉर्न में होता है या हाइबरनेटिंग एनिमल में व्हाइट एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। सॉरी, ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है ना। और व्हाइट एडिपोज टिश्यू में आप क्या देखते हैं? व्हाइट एडिपोज टिश्यू में जो है लार्ज सेल होती है और लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स पाई जाती है व्हाइट एडिपोज टिश्यू में। जबकि ब्राउन में क्या होती है? ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देखिए, व्हाइट में ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स होती है। ठीक है। हमारे भोजन में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ज्यादातर जो लिपिड होता है वो किस रूप में होता है? वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है ना। और डाइजेशन के बाद में जब भोजन इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पर पैनक्रिएटिक लाइपेज मिलता है और इंटेस्टाइनल लाइपेज मिलता है। तो सबसे पहले पैनक्रिएटिक लाइपेज इस पर ट्राइग्लिसराइड के ऊपर अटैक करता है ना। तो जब क्रिया करता है ट्राइग्लिसराइड पे, तो पैनक्रिएटिक लाइपेज का क्या विशेषता होती है? ये हमेशा अल्फा पोजीशन के कार्बन एटम पर रिएक्ट करता है। पैनक्रिएटिक लाइपेज है ना, ये अल्फा पोजीशन है। तो इससे क्या होता है? डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड बनते हैं। पहली बार क्या हुआ, ये जो यहाँ का ये जो आर है एल्किल ग्रुप, ये हट जाता है। इस यहाँ पर क्या आ जाता है ना, COR जो है ये ग्रुप हट करके क्या आ जाता है? यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है ना। ठीक है। तो इस प्रकार से डाइग्लिसराइड बन गया है ना, ये है ना, डाइग्लिसराइड बन गया। इसके बाद में क्या होता है? जब दूसरे वाले इस अल्फा वाले कार्बन पर अटैक करता है ये पैनक्रिएटिक लाइपेज, तो क्या होता है? यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। तो अब क्या हुआ? ये मोनोग्लिसराइड बन गया। ठीक है ना। देखो, पहले ट्राइग्लिसराइड था, अब ये डाइग्लिसराइड बना, अब ये मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब ये जो मोनोग्लिसराइड है इस पर इंटेस्टाइनल लाइपेज क्रिया करता है वाटर की उपस्थिति में, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लग जाता है ना। तो इस प्रकार से ग्लिसरॉल बन जाता है और फैटी एसिड बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? हमको 3 फैटी एसिड मिलते हैं और एक ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है। 3 फैटी एसिड मिलते हैं और एक ग्लिसरॉल मिलता है। देखिए, ये एक फैटी एसिड है ना, जब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा तो क्या हुआ? ये निकल गया RCO और वाटर मॉलिक्यूल का H है ना। ठीक है, ये इस तरह से है ना, ये है ना। तो ये RCOH है ना, फैटी एसिड एक बन गया और ये डाइग्लिसराइड बना। फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी वही स्थिति हुई है ना। ये वाला जो है RCOOH है ना, यहाँ पर भी क्या होगा? ये एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा H2O और पैनक्रियाटिक लाइपेज आएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और ये फैटी एसिड, तो इस प्रकार से 1, 2 एंड 3 3 फैटी एसिड हमको मिले और एक ग्लिसरॉल मिला है ना डाइजेशन के बाद में। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अब कहाँ जाएंगे?
तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अब इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गए, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में पहुंच गए, वहां जाकर के फिर से ये वापस जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं। उसके बाद में ये जो ट्राइग्लिसराइड बने हैं ये काइलोमाइक्रोन के द्वारा लिम्फेटिक्स में जाते हैं और लिम्फेटिक्स से फिर ये सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं ना, थोरेसिक डक्ट के द्वारा सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, ये जो काइलोमाइक्रोन है ना, ये जो काइलोमाइक्रोन है जिनमें की क्या पाया जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड पाया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है इसमें। तो ये जो होता है ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग ये काइलोमाइक्रोन कंटेनिंग ट्राइग्लिसराइड है ना, काइलोमाइक्रोन जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड होता है, ये क्या होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज की उपस्थिति में क्या होता है, लीवर और एडिपोज टिश्यू में ये जाकर के जमा हो जाते हैं फैट, ठीक है। अब क्या होता है, ये ट्राइग्लिसराइड, ये जो ट्राइग्लिसराइड जो कि जमा हुआ है टिश्यू में, ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। जब भी बॉडी को आवश्यकता होगी एनर्जी की, है ना, स्टारवेशन के दौरान यदि एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है व्यक्ति और स्टारवेशन के दौरान, तो क्या होगा, ये जो स्टोर्ड लीवर और एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है वो किससे एक्टिवेट होता है, साइक्लिक एएमपी से, है ना, ये जो है साइक्लिक एएमपी से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट होता है। अब कौन कौन से हार्मोन है जो कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन और ग्लूकेगॉन, है ना, ये हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, एडिनिल साइक्लेज को स्टिमुलेट करते हैं। और ये जो एडिनिल साइक्लेज है ये क्या करता है, एडिनिल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन में मदद करता है। ये जो एडिनिल साइक्लेज है बेटा, ये एडिनिल साइक्लेज क्या करता है, साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन में मदद करता है। और इंसुलिन क्या करेगा, इसको इंसुलिन इसको इनहिबिट करता है ना, जिसके कारण कि क्या होता है, साइक्लिक एएमपी का उत्पादन कम हो जाता है ना। अब ये जो फ्री फैटी एसिड बने, ठीक है, अब बेटा फ्री फैटी एसिड जब बन गए हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज से, तो ये फ्री फैटी एसिड कहां पर जाएंगे, ब्लड में एल्ब्यूमिन से जुड़ करके फिर लीवर और मसल में जाएंगे और यहां पर जाकर के इनका बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अब हम देखते हैं कि क्या कैसे होता है बीटा ऑक्सीडेशन, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज मैंने जो अभी आपको बताई कि एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड स्टोर रहता है, जब एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, लाइपोलाइसिस से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना, है ना, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो था उससे क्या बना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना। और फैटी एसिड जो है लीवर मसल में फिर पहुंच गया, है ना, और वहां पर बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा एटीपी मिलने लगे और ग्लिसरॉल जो है लीवर में जाकर फिर से ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाने के काम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, है ना, बहुत सारे ऑक्सीडेशन होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन, बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। आज हम देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है फैट का। अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ओमेगा ऑक्सीडेशन और मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी में किस तरह से वर्क होता है ना। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं बीटा ऑक्सीडेशन को। फ्रांस एंड नूप ने 1904 में बीटा ऑक्सीडेशन की इस थ्योरी को दिया था। देखिए बच्चों ये जो है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ठीक है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। तो ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है इसमें देख रहे हो कि ये जो है ये ग्रुप एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ क्या है, ये है ना, ये कार्बन कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है और लास्ट में क्या है, ये क्रियात्मक समूह है COOH, ठीक है, ये फैटी एसिड का है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये जो फैटी एसिड है इसमें सबसे पहले की प्रोसेस जो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में एक्टिवेशन की प्रोसेस होती है। तो एक्टिवेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एक एटीपी जो है, ये जो एक एटीपी है ये एक एटीपी एक एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, कोएंजाइम ASH जो है वो आता है
और इस फैटी एसिड से जुड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और यह प्रक्रिया जो है वो थायोकाइनेज की उपस्थिति में होती है और Mg++ आयन इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये Mg++ और थायोकाइनेज की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है और कोएंजाइम में एसएच आता है ना, और H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है। मतलब एक एटीपी का लॉस होता है फर्स्ट स्टेप में जब एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड का। अब देखिए बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकला है, तो देखिए ये H, ये वाला H और ये OH। ठीक है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये COSCOA है ना, तो ये देखिए ये COSCOA है ना, ये जुड़ गया है ना, यहाँ पर आकर के जुड़ गया। अब ये एक्टिवेशन हो गया फैटी एसिड का, एसिल को ए है ना। अब इसको क्या कहने लगे, इसको हम एसिल को ए। ठीक है, एसिल है ना। अब एसिल को ए से फिर क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होती है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2। FAD जो है FADH2 में बदल जाता है, यहाँ पर देखिए ये है ना, FAD जो है FADH2 में बदल जाता है। किन और चूंकि डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस हो रही है तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर देखिए डिहाइड्रोजिनेज है ना, और सबस्ट्रेट का नाम यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट देखिए, सबस्ट्रेट को क्या है यहाँ पर, ये एसिल को ए है ना, सबस्ट्रेट क्या है, एसिल को ए, तो ये इस एंजाइम का नाम क्या हो गया, सबस्ट्रेट का नाम आगे लगा दिया तो एसिल को ए डिहाइड्रोजिनेज है ना, और हाइड्रोजन निकली, FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2। तो क्या होगा, और हाइड्रोजन कहां से निकल रही है, अल्फा पोजीशन पे और बीटा। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं उसके सबसे पास वाला कार्बन जो होता है अल्फा कहलाता है, फिर बीटा कहलाता है ना, एंड सो ऑन, और लास्ट वाला जो होता है वो ओमेगा कहलाता है ना। तो ये जो पूरी खेल हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, अल्फा पोजीशन पे और बीटा पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये यहाँ जो है ना, ये इसका एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है ना। तो अब ये क्या कहलाने लगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिल कोए है ना। तो अब क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिल कोए। अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है उस स्टेप में हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना है ना, और इस प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, हाइड्रेटेज। हाइड्रेशन की प्रक्रिया हो रही है तो हाइड्रेटेज आ गया यहाँ पर है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, इनॉल को ए हाइड्रेटेज। ठीक है, अब ये जो है ये इससे जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, अल्फा और बीटा पोजीशन पर, तो यहाँ पर H जुड़ गया अल्फा पोजीशन पे और वाटर का OH जो यहाँ पर जुड़ गया। अब क्या हुआ, यहाँ ये जो बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है, तो ये अब ये इस सबस्ट्रेट का नाम क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी एसिल को ए। ठीक है, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एसिल को ए हाइड्रेशन की प्रोसेस में। अब इसके बाद में फिर से डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होगी। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन फिर से रिमूव होगा। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा, NAD जो हाइड्रोजन को लेने वाला कोई होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, NAD है, NAD आ जाता है, NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, NADH+ है ना, इसमें कन्वर्ट हो गया NAD। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम NAD से स्टार्ट होता है तो कितने ATP बनते हैं, 3 ATP। जब FAD से स्टार्ट होता है तो 2 ATP, NAD से स्टार्ट हो रहा है तो 3 ATP। ETS आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को पता है। तो ये 3 ATP यहाँ पर बने, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर एंजाइम कौन सा आया, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा वाला डिहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट का नाम आगे लगा दीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी एसिल को ए डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये वाला एंजाइम इस्तेमाल हुआ यहाँ पर है ना, और NAD कन्वर्ट हो गया NADH+H है ना, और 3 ATP यहाँ पर निकल गए। अब बीटा पोजीशन पर क्या हुआ, चूंकि हाइड्रोजन निकला है, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया है ना, तो क्या होगा, सॉरी यहां से नहीं, गलत बोल गई मैं, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक यहां से निकला, तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गया है ना, 2 हाइड्रोजन निकल गए तो है ना, तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन यहाँ पर लग गया है, और यहाँ पर अब ये क्या बन गया, बीटा कीटो एसिल को ए है ना, बीटा कीटो एसिल को ए।
ये बन गया यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में थायोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट स्टेप में होती है थायोलाइसिस। थायोलाइसिस मीन्स क्लीवेज, टूटना। ये टूटता है, कैसे टूटता है, टूट करके दो कार्बन इससे अलग हो जाएंगे ना, कार्बन ने। तो देखिए किस तरह से ये थायोलाइसिस की प्रोसेस हुई, इसकी प्रोसेस हो रही है, इसलिए यहाँ पर थायोलेज एंजाइम इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ, थायोलेज। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, कोएंजाइम में एसएच आया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैंने लिख नहीं पाई थी, यहाँ पर कोएंजाइम में एसएच आया, और फिर क्या हुआ, देखिए ये CH3CO ये वाला टूट गया, ये CH3COS है ना, ये बना एसिल को ए, है ना, एसिटिल को ए। ठीक है, ये क्या बना, एसिटिल को ए, CH3COSCOA। ठीक है, ये बना एसिटिल को एंजाइम ए। ठीक है, एसिटिल को एंजाइम ए बना यहाँ पर। और ये जो लंबी वाली कार्बन एटम थी, चूंकि इससे ये दो कार्बन निकल गए, है ना, ये दो कार्बन निकल गए, तो क्या हुआ, ये एसिल को ए शॉर्टन बाई 2 कार्बन एटम, है ना। अब 2 कार्बन एटम, ये चैन छोटी हो गई। ये वाली जो चैन है, ये वाली जो चैन थी, ये वाली चैन जो थी, ये 2 कार्बन एटम शॉर्टन हो गई, 2 कार्बन इसमें से कम हो गए, और क्या बन गया, एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया। ये एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ जाता है, क्रैब्स साइकिल में जाता है। एक बार क्रैब्स साइकिल होती तो कितने एटीपी बनते हैं, 12 एटीपी बनते, पता है ना आप लोग को, है ना। तो इस तरह से 12 एटीपी क्रैब्स साइकिल में बनेंगे। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, ये एसिड, ये जो एसिल को ए है, जो कि 2 कार्बन एटम छोटा, ये वापस कहाँ पहुंच जाएगा, ये वापस पहुंच जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन में। ये प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा, इस स्टेप पे, डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन। अब इसका फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, उसके बाद में इसका फिर से हाइड्रेशन होगा, उसके बाद में फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और फिर थायोलाइसिस होगा, फिर दो कार्बन एटम शॉर्ट एंड चेन बनेगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती जाती जब तक कि 2 एसिटिल कोएंजाइम नहीं मिल जाते, जब तक कि पूरे एसिटिल कोएंजाइम सबके नहीं बन जाते हैं ना। लेकिन देखिए एक्टिवेशन का प्रोसेस सिर्फ एक ही बार हो रहा है यहाँ पर। एक्टिवेशन के बाद में ये इस बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल में एंटर कैसे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन से हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, फिर हाइड्रेशन, फिर डिहाइड्रोजिनेशन, और फिर ये थायोलाइसिस की प्रक्रिया, फिर कार्बन एटम दो कार्बन एटम शॉर्ट एंड चेन बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम इसका फेट देखें, एसिटिल कोएंजाइम का तो क्या है, क्रैब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन होता है, फिर ये सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोलिन में इस्तेमाल होता है ना, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, है ना, ये सब इसके फेट हैं एसिटिल कोएंजाइम ए के, है ना। अपन एनर्जेटिक्स देख रहे हैं, इसलिए मैंने क्रैब्स साइकिल का होता है कि क्रैब्स साइकिल में चला जाता है। अब देखिए एनर्जेटिक्स यदि हम देखें कि कितने एटीपी निकलते हैं एक बार फैटी एसिड का, हम पामिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो एक बार पामिटिक एसिड का यदि बीटा ऑक्सीडेशन होता है पूरा, तो कितना एनर्जी निकलेगा। तो देखिए ये 16 कार्बन एटम बनाए हैं मैंने यहाँ पर पामिटिक एसिड के। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये 16 कार्बन एटम बने। ठीक है, तो 16 कार्बन में क्या हुआ, पहली बार में देखिए यहाँ पर जब ये पहली बार हुआ था तो क्या हुआ था, 2 कार्बन छोटी हुई थी, तो है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, पहली बार में जब पहली बार बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो 2 कार्बन एटम छोटी हो गई, फिर दूसरी बार हुआ तो फिर और 2, ये जो छोटी चेन बनी थी, ये फिर 2 कार्बन एटम ये छोटी हो गई, है ना। तो इस प्रकार से कितनी बार, एक बार बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, ये एक निकला, फिर दूसरी बार हुआ, फिर ये भी निकल गया, तीसरी बार हुआ, फिर ये निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से कितनी बार हो रहा है, देखो 16 कार्बन एटम है तो कितनी बार बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो रहा है, 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एसिटिल कोएंजाइम में कितने बन रहे हैं, देखिए ये एक एसिटिल कोएंजाइम है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, है ना। याद रखिएगा 8 एसिटिल कोएंजाइम बन रहे हैं और 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए आप, जब एक बार ऑक्सीडेशन में 5 एटीपी बने, देखिए यहाँ पर
यहाँ देखिए 5 एटीपी बने, ये 2 एटीपी और ये 3 एटीपी, है ना। ये तो लॉस हुआ था, एक ही बार लॉस हुआ है ना। तो ये 5 एटीपी बने, 2 एटीपी ये 2 एटीपी एफएडी से बने थे और 3 एटीपी एनएडी से बने थे, ठीक है। तो 5 एटीपी बने और बीटा ऑक्सीडेशन कितनी बार हुआ अभी अपन ने देखा, यहाँ पर 7 बार हुआ। देखिए ये है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन हुआ। तो कितना हुआ, जब एक बार में 5 बन रहे हैं तो 7 बार में कितने बने, 35 एटीपी बन गए, ठीक है। 35 एटीपी बन गए बीटा ऑक्सीडेशन से। अब एक जो है, एक एटीपी का लॉस एक्टिवेशन में हुआ। एक्टिवेशन सिर्फ एक बार होता है, तो एक एटीपी का जब लॉस होता है तो क्या होता है, ये -1 एटीपी हमने लिख दिया है ना। ये हमको प्राप्त हुए हैं 35, ये -1 एटीपी, ठीक है। अब क्रैब साइकिल में एक बार में 12 एटीपी बन रहे हैं, है ना। जब एसिटिल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में जाता है ना, क्रैब साइकिल में जाता है तो क्या होता है, 12 एटीपी बनते हैं। तो कितने एसिटिल कोएंजाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एसिटिल कोएंजाइम है। तो 8 एसिटिल कोएंजाइम में से कितने बनेंगे, है ना। जब एक बार में 12 बनते हैं तो 8 से 96 बनेंगे, ठीक है। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टोटल कितना आएगा, 6 और 5 11 और 9 और 3 13 13, है ना। तो क्या हुआ, 131 और एक का लॉस हो गया यहाँ पर, है ना। तो टोटल एटीपी 130 एटीपी। तो मतलब पामीटिक एसिड जो कि 16 कार्बन वाला है, उसका यदि बीटा ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो कितने एटीपी बनते हैं, 130 एटीपी हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये है एनर्जेटिक्स बीटा ऑक्सीडेशन का। बेटा यदि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको कुछ समस्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ इंक्वायरी है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर क्लासरूम में आकर के आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।